ये आपसे बताना था कि डिले इसलिए हुआ क्योंकि हमारे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के आपके सूबे के से इलेक्ट हुए हुए, जिन्होंने सूबे में तो कुछ किया नहीं 15 साल में, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर बन गए ज़िंदगी में बगैर कुछ काम किए। वो अपनी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर या चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ उनकी टीवी पे कोई बातचीत चल रही थी, तो वो बैठे तो है ना फॉरेन मिनिस्टर की कुर्सी पे, तो मैंने कहा मैं उनको बात करने दूं वरना वो लाइव कट उनका फिर कट जाता, तो उनकी भी बात सुन लेनी चाहिए थी, इसलिए थोड़ी सी डिले होगी, जिसके लिए माजरत। मैं जी मीडिया वालों आप सबका शुक्रगुजार हूँ। दोबारा जब भी हमने कॉल दी आप सारे तशरीफ़ लाए हैं। मैंने कल से, क्योंकि लोकल बॉडीज इलेक्शन होने वाला है, उसकी भी बात करनी है। जो यहाँ हालात हैं गवर्नमेंट के, जब से ये इम्पोर्टेड इलीगल इलेजिटिमेट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जब से आई है, उसके ऊपर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मैंने कोई नेशनल इश्यूज़ पे बात करनी है। आपको पता है कि जब से ये फॉरेन फंडेड इम्पोर्टेड गवर्नमेंट रिजीम चेंज करा के इक़्तिदार पे काबिज होके बैठी है, मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। तबाही हो चुकी है। सबकी रिपोर्ट्स अब आ गई हैं, सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की, सारे इंस्टीट्यूशंस की, कि जी मुल्क 6% की जीडीपी पे ग्रो हो रहा था। जीडीपी ग्रोथ 6% पे पहुंच गई थी। हर चीज़ डायरेक्शन पे आ गई थी, और ये सब उसके बावजूद के 2-2.25 साल, तकरीबन 2.5 साल जो है, पूरी दुनिया पाकिस्तान इंक्लूडेड कोविड की वबा के अंदर फंसा रहा, और एक इकोनॉमिक कंडीशन, माशी हालात पूरी दुनिया के तबाह हो गए। लेकिन पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस कर रहा था इमरान खान साहब की हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से, जिस तरह कोविड हैंडलिंग की सारी दुनिया उसकी तारीफ़ करती है। वो बिल गेट्स भी आके तारीफ़ कर गया कि दुनिया को सीखना चाहिए कि कोविड की हैंडलिंग पाकिस्तान में कैसे हुई, और बाकी दुनिया सीखे हमसे। फिर भी पाकिस्तान ग्रोथ रेट तरक्की कर रहा था। टैक्स कलेक्शन हमने, जब हम आए थे अगस्त 2018 में, तो उस वक्त क्या थी, 3 ट्रिलियन की थोड़ा सा ज़्यादा, और 2022 मार्च 30 को 6.1 ट्रिलियन पे पहुंच गई थी। एक्सपोर्ट जब हम आए थे तो 24.7 बिलियन डॉलर थी, अभी तकरीबन 32 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई। टैक्स रिफंड, जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसका रिफंड तकरीबन, मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बता दूं, तो टैक्स रिफंड चला गया, जब हम आए थे उस वक्त था समझो 155 बिलियन रुपया, तो 322 तकरीबन 327 बिलियन पे पहुंच गया, यानी कि 110% इंक्रीज हो गई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो बड़ी मशीनरी, जो इंडस्ट्री लगती है, जैसे नौकरियां मिलती हैं, वो 5.5% पे थी, वो 15% पे पहुंच गई। गंदम की पैदावार जो कि 25.2 मिलियन टन थी, वो 27.5 मिलियन, 27.5 मिलियन टन पे पहुंच गई। चावल की पैदावार 7.5 मिलियन टन से बढ़ के 9.25 बल्कि 9.3 मिलियन टन पे पहुंच गई। गन्ने की पैदावार तकरीबन 84 मिलियन से, बल्कि 84 से थोड़ा कम, यहाँ तकरीबन 89 मिलियन टन पे पहुंच गई। स्टेट बैंक के रिजर्व्स, आपको पता है कि ये तबाही हुई भी है, डॉलर रुपया गिरता चला जा रहा है, और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। स्टेट बैंक के रिजर्व में 77% इंक्रीज था, यानी कि अगस्त 2018 में 9.8 बिलियन था, और नो कॉन्फिडेंस की मूव आने से पहले यहाँ 17 बिलियन पे पहुंच गया था, और जब गए मार्च में उस वक्त भी 11.5 बिलियन था। अब हाल क्या है आपने देख लिया। इवन चीनी में भी चीनी की प्रोडक्शन में 15% इंक्रीज हो गया। 6 नए डैम अनाउंस हुए, और हर तरह से चीजें ठीक हो रही थी और ठीक तरफ जा रही थी। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था इन्होंने 5 साल की हुकूमत में,
55 लाख नौकरियां दी, तो हमने 3.5 साल की हुकूमत में जो एम्प्लॉयमेंट रेट जनरेट हुआ वो 56 लाख था। यानी कि वो 3.5 साल में हमने 5 साल से ज़्यादा किया, और अगर ये 1.5 साल पूरे होते तो ये 1 करोड़ से ऊपर चले जाना था, क्योंकि कोविड का ख़त्म हो गया था सिलसिला और गेम इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ चल पड़ी थी। इन्होंने आके तमाशा जो किया है, इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। ना इनसे इकोनॉमी चल रही है, यानी कि इसहाकदार वहाँ से बैठ के कहता है कि जी मिफ्ता इस्माइल नहीं चला सकता, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकता। वो आगे कहता है कि जी मिफ्ता इस्माइल का भी मैं बता दूं कि 3.5 साल टीवी के ऊपर वो अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है 3.5 साल झूठ बोलता रहा टीवी पे बैठ के कि जी हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं। उसकी अपनी कंपनी की जो है वो परफॉर्मेंस आसमान पर चलेगी, यानी कि खुद पैसे कमाई जा रही थी उसकी कंपनी स्माइल इंडस्ट्रीज, यानी कि अपनी कंपनी में फ़ायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, और बाकी आगे टीवी के ऊपर बैठ के रोता रहता था, झूठ बोलता था। सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग उसका धंधा है स्माइल इंडस्ट्रीज़ का अफगानिस्तान से। वो मैं इंशाल्लाह मैं कहते आ रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत के साथ पूरी कौम को बताऊंगा कि स्माइल इंडस्ट्रीज अफगानिस्तान से किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करती है। ये इनके अपने मिनिस्टर्स खुद कह रहे हैं कि इनसे नहीं संभल रही। खाकान अब्बासी साहब ने उस दिन टीवी शो में कह दिया, ख्वाजा आसिफ ने कह दिया असेंबली के ऊपर कि जी जल्द इलेक्शन करा देने चाहिए। वो मरियम नवाज ने भी जलसे में कह दिया कि जी हम इलेक्शन कराएंगे, और उन्होंने एक बात और ऐड की, फरमाती हैं कि इलेक्शन कब होंगे इसका फैसला नवाज शरीफ साहब लंदन से करेंगे। यानी कि पहले अल्ताफ हुसैन लंदन से फैसले करता था, अब नवाज शरीफ भी लंदन से फैसले करेगा। इनको कुछ नहीं पता कि इन्होंने करना क्या है, मुल्क किस तरफ जा रहा है। खाई में ले गए हैं, पूरी कौम को तबाही की तरफ ले गए हैं, मईशत को तबाही की तरफ ले गए। लोड शेडिंग बढ़ गई है। जब नून लीग की हुकूमत आई है पाकिस्तान की तारीख में, ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, चेक कर लें आप, जब भी नून लीग की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आई है, हमारे सूबे में पानी का मसला खड़ा हो जाता है। इसकी भी मुझे समझ में नहीं आती कि सूबा सिंध में क्या पाकिस्तानी लोग नहीं रहते, हमारा हारी पाकिस्तानी नहीं है, तो यहां पानी का मसला तुम्हारी हुकूमत में क्यों आता है। ऊपर सोने पे सुहागा देके मिफ्ता साहब कराची में बैठे हैं, आते के साथ ही हुकूमत में कराची जो है कि माशी हब है, शहर हग है पाकिस्तान की माश की, वहाँ 350 मेगावाट बिजली जो हमने ज़्यादा कराची को दी थी वापडा से लेके, ताकि कराची के अंदर मईशत का पहिया चलता रहे, इंडस्ट्री चलती रहे और नई इंडस्ट्री लगती रहे, ताकि नौकरियाँ क्रिएट होती रहें, नौकरियाँ बनती रहें। वो 350 मेगावाट बिजली भी काट दी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, तेल की कीमत आसमान पर चली गई है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कीमत बढ़ाएं तो इनकी गले में पड़ती है अवाम, और ना बढ़ाएं तो मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। ये फंस गए दलदल में, अंग्रेजी में कहते हैं क्विक सैंड, कॉकमायर में फंस गए, दलदल में फंस गए जाके, इनको पता नहीं करना क्या है। लोड शेडिंग बढ़ गई। लोड शेडिंग तो मैंने जैसे बात की बढ़ गई, कराची में भी तबाही हो चुकी है। सक्कर में तो मैं भी कल से देख रहा हूँ, नवाबशाह गया, मैं गम्बट गया, खैरपुर गया, इधर आया, सक्कर गया, तो वो लोड शेडिंग तो ऐसी हो रही है कि मतलब बिजली बंद करके डीजल खरीद के जनरेटर ही चलाते रहे। इनके बस की बात नहीं है। पहले कहते थे, पहले कहने लगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से निकल के कि हाँ मुदाखलत हुई है। मुदाखलत को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफियरेंस। आप किसी के घर में मुदाखलत करोगे तो वो आपको क्या बोलेगा कि मेरे घर में मुदाखलत क्यों कर रहे हो। कहते हैं हाँ बैरूनी मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। फिर क्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर फरमाते हैं कि मुदाखलत हुई है और धमकी भी दी, लेकिन साजिश नहीं हुई। ओ भाई मुदाखलत भी हो गई, धमकी भी हो गई, अब राजा बाजार से या उर्दू बाजार से स्टैम्प पेपर खरीद के अमेरिका बहादुर लिख के देगा कि हाँ हमने साजिश भी की। साजिश तो तुमने की उनके साथ मिलके, साजिशी तो तुम हो। लेकिन इस सारे घन चक्कर का जो मास्टर माइंड है, जो हमेशा पतली गली से बच के निकल जाता है, मैं क्लियरली उसका नाम लेना चाहता हूं। उसका नाम है आसिफ जरदारी। वो शहबाज शरीफ में इतनी अकल नहीं है। ये जो बेम्बिनो सिनेमा के टिकट बेच बेच के सदर बन गया पाकिस्तान का, पता नहीं किस तरह एक पर्ची के ऊपर के जी मुझे विरसे में मिल गई पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने पीपल्स पार्टी खत्म करके अब जरदारी माफिया बना दी है।
ये पीछे से सारी गेमें कर रहा है और सबको गलत लाइन पे लगा रहा है। बेटे को उसने अपने आगे लगा दिया, इधर उधर पता नहीं जाके हाथ बांध के बिल्किन के सामने खड़ा हो गया। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सारी वही बातें करती वहां बैठ के जो खान साहब और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉलिसी थी, यानी कि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में हमने कहा जी हम बीच में नहीं पड़ेंगे, हम किरदार अदा करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में, जंग खत्म करने में, हम किसी की साइड नहीं लेंगे। इसने भी वही कह दिया। ये भी कहता है कि जी खान साहब जब गए थे प्राइम मिनिस्टर रशिया, मैं वो भी ठीक था, मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता, वो सबसे मुशावरत करके गए थे। तो फिर गलत क्या था? गलत बता तुम क्या था? गलत ये था कि अगर हमारे 5 साल पूरे हो जाते, इन्होंने सारों ने करप्शन में पकड़े जाना था। इनके सारे केसेस बिल्कुल आखिर तक पहुंच गए थे। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जिस तरह के लोग पिछले 30 साल में इंडक्ट हुए हैं हर इदारे में, वो इन्होंने अपने खास चुन के, मैं उस पर भी आऊँगा जो लोकल बॉडीज़ के ऊपर जो भी हो रहा है, चुन चुन के इन्होंने अपने घर के नौकरों को और पता नहीं किस किस को इदारों में लगाया हुआ, और ये पेड लोग रखे हुए। तो वो आगे से आगे लंबा से लंबा होता जा रहा था। आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी सारे केस बनाए हुए थे इनके ऊपर, एक दूसरों के ऊपर, इन्हीं की हुकूमतों ने। हमने तो सिर्फ एक वो मकसूद चपरासी का केस बना के दिया था, और वो भी बिल्कुल कंफर्म ब्लैक एंड वाइट है, सफेद और काला, उसमें कोई सवाल जवाब नहीं है, जिसमें शहबाज शरीफ और उसका बेटा हमजा शरीफ फंस गया। इनका ये प्लान था कि जनाबे वाला, क्योंकि पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से तरक्की कर रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, मईशत ठीक तरफ जा रही है, थोड़ी इन्फ्लेशन यानी महंगाई थी, लेकिन वो पूरी दुनिया की ग्लोबल फिनोमेना था। और उसी लिए खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर गए थे रूस, जो कि आज हिंदुस्तान रूस से तेल, गैस और गंदम 30% कम बाजार मार्केट की, इंटरनेशनल मार्केट से कम पे खरीद रहा है। हमें भी वो ऑफर थी। वो पाकिस्तान की आवाम के लिए गए थे कि अगर आपको, यानी कि हम सबको, पाकिस्तानियों को तेल कम कीमत पे मिलने को देने को तैयार है रूस, गैस कम कीमत को देने को तैयार है रूस, गंदम कम कीमत में देने को तैयार है रूस। तो ये पाकिस्तान की आवाम का भला था। इमरान खान के तो कोई पेट्रोल पंप नहीं लगे हुए, तो ये तो आवाम का भला होता है उसमें। अब इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ये 5 साल में अगर ये पूरे कर लें हुकूमत, तो इनका तिया पांचा वैसे ही सियासी तौर पे खत्म हो जाना था। तो इसको बहाना बना के वो अमेरिकन, वो जो भी था डोनाल्ड लू, उसके साथ उसने जो बात की, धमकी दी, खुद कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे थे, यहां इन्होंने साजिश की, और साजिश करके बंदर बाट करके अंदर लोगों को खरीद के, हॉर्स ट्रेडिंग करके, सिंध हाउस के अंदर जो हुआ सारी दुनिया ने देखा इस्लामाबाद में, वो सब करके तो उन्होंने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब कराया, जो कि आज वैसे ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जजमेंट आ चुकी है 63A के ऊपर कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करेगा पंजाब पे तो 25 फारिग हो गए। अगर जो हमारे वाले तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान पे इमरान खान के की पॉपुलैरिटी पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर पे जो इलेक्ट होके आए थे, वो भी उनको वोट दे नहीं सकते। बाकी इनके इत्यादि 2-3 सीटों पे इनकी हुकूमत खड़ी हुई है। ये सब देखते हुए हम क्या डिमांड करते आ रहे हैं? हम डिमांड करते आ रहे हैं फौरी इंतखाबात, ताकि अवाम में जाएं, और अवाम का मैंडेट जिसके पास होता है वो आसान या मुश्किल फैसले वो हुकूमत कर सकती है। इनके तो जलसे में जितने लोग होते हैं उतने तो हमारे स्टेज पे होते हैं, इनके पास तो अवाम का मैंडेट है नहीं। पूरी दुनिया ने देखा है कि जब खान साहब ने कॉल दिए, चाहे 3 घंटे की कॉल हो, चाहे जलसों की कॉल हो, इतने बड़े बड़े इज्तिमा, सियासी इज्तिमा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। जो कराची में और लाहौर में जो जलसे हुए, या जो मुल्तान में हुआ, या सियालकोट में जहाँ जहाँ हुए, मैं आपको कहता हूँ बड़े सगीर की तारीख में इससे बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ होगा। तो अवाम इधर खड़ी है, अवाम ने चॉइस ले ली है, अवाम ने अपनी चॉइस कर ली है, एक तरफ बेकारी, एक तरफ खुददारी। तो अवाम ने बेकारी को रिजेक्ट कर दिया और अवाम खुददारी के पीछे खड़ी हो गई है। अब ये डर, अब इनको चलाना भी नहीं आ रहा। इसीलिए हम एक चीज मांग रहे हैं, फौरी इंतखाबात। कोई और डिमांड नहीं कर रहे। जमहूरी लोग हैं, अवाम में जाएंगे, इंतखाबात मांग रहे हैं। जो ये जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के
चोर सारे घटियापन करते आए हैं इतने साल, ये इलेक्शन से घबरा रहे हैं और उसके पीछे आसिफ जरदारी है, क्योंकि सूबा सिंध में 15 साल से उसने लूट मार का निजाम चलाया हुआ है, पूरी लूट मार है। यहां मैं आपको आज बता रहा हूं, जब इलेक्शन होगा और साफ और शफाक इलेक्शन ना हुआ, मुझे डर है कि यहां बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सिंध में। अगर साफ और शफाक इलेक्शन हो गया और जो इंशाल्लाह हम इन्फोर्स करेंगे कि हो, अगली हुकूमत सिंध में पीपल्स पार्टी की नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनने जा रही है। मैं वो पूरा सिंध हुकूक मार्च में जिला जिला, गली गली, गांव गांव, चप्पा चप्पा घूमा हूं शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। सिंध की बाशऊर अवाम खड़ी हो गई है। इसके पास, जरदारी के पास पुलिस है जिससे ये डराता धमकाता है और डीसी के जरिए लोगों को डराता धमकाता है। ये जो हुकूमत ने बैठ के डराता धमकाता है लोगों को, कानून इसके लिए नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1971 के केस में जिससे शीरी मजारी का ताल्लुक कोई नहीं था, इस हुकूमत ने शीरी मजारी को अरेस्ट कराया, तो तुम अंधे हो कि तुमको नजर नहीं आ रहा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ओमनी ग्रुप का केस आसिफ जरदारी के खिलाफ? तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा उज़ैर बलोच किसके कहने पे कत्ल करता था, उसने खुद एक्सेप्ट किया है। तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा निसार मुराई क्या करता रहा है। तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची में किस तरह इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाती रही और पैसे कमाता रहा। तुम सारी चीजों में अंधे हो। तुम इसलिए अंधे हो इसलिए कि तुम खुद ये सारे काम करते आए हो, और हमसे डर तुम्हें इसलिए था कि ना हम ये काम करते हैं, ना ये हम काम करने देंगे। आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग है। मैं क्योंकि यहां हूं तो मैं नहीं जा सकता, और आज इंशाअल्लाह खान साहब ने ऐलान कर देना है तारीख का। वो लीडर है, सारी मुशावरत के बाद वो बेहतर फैसला करेंगे। ये रोक ही नहीं सकते जो अवाम का समंदर जाने लगा इस्लामाबाद, और जो लोग इस्लामाबाद नहीं जा सकते वो वैसे ही पूरे पाकिस्तान की सड़कों पे निकल आएंगे। कल 2 घंटे की कॉल पे सक्खर में तो लोग निकल गए, नवाबशाह में निकल गए, लाड़काना में निकल गए, कराची में निकल गए, हैदराबाद में निकल गए, कुछ जगह बची थी। तो जब ये कॉल होगी और तारीख अनाउंस होगी तो तुम कितने लोगों को अरेस्ट करोगे? कितने, पूरे पाकिस्तान को जेल में डाल दोगे? करोगे क्या तुम? तो मैं दोबारा कहता हूं, अक्ल के नाखून लो और फौरी असेंबली डिसॉल्व करो और नए इलेक्शन की तारीख दो। इस मुल्क को और नुकसान होने से बचाओ। ये तुम्हारे गले में है। अब आ जाएं जो ये लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहा है, ये जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहा है, मैं इसके ऊपर तो भी बात ही नहीं कर रहा कि सिंध में हालात क्या है। वो आप सारों को पता है, वो आप सारों को पता है कि यहाँ पानी का क्या हाल है। 80% पानी पीने के काबिल नहीं है। अगर पी ले तो आदमी उसके पास अस्पताल ही जाए। 65,000 बच्चों को रिपोर्ट हुआ डायरिया आउटब्रेक हो गया है। इनको पता ही नहीं करना क्या है। जो ना कुत्तों की वैक्सीन दे सके, ना कोविड की वैक्सीन लगा सके, कुछ भी नहीं इन्होंने किया। लूट मार के अलावा ये रोटी कपड़ा मकान का वादा करके आते हैं, पानी भी ले जाते हैं। ये कुछ नहीं दे सकते सिवाय इस कौम को दर्द के। अब आ जाएं लोकल बॉडी इलेक्शन पे। देखें, मैं बड़े क्लियर अंदाज में, मेरे पास नाम भी लिखे हुए हैं। अगर आप कहते हैं मैं नाम भी ले लूंगा, और मुझे लगता है कि नाम ले भी लेने चाहिए, मेरे पास है हाईलाइटेड हुए। इन्होंने अब तमाशा क्या शुरू किया है। देखें, जब इंसान पैनिक मोड में चला जाता है ना, पैनिक मोड कैसे कहते हैं, घबराहट में चला जाता है तो फिर अहमकाना हरकतें करता है। और घबराहट में कौन जाता है? जिसको शिकस्त दीवार पे सामने लिखी हुई नजर आ रही होती है। ये अहमकाना हरकतें करना शुरू कर दी हैं इन्होंने, पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमारे कैंडिडेट्स के प्रोपोजर सेकेंडरों को धमकियां दे रहे हैं, कुछ को गायब भी कर रहे हैं, अरेस्ट भी कर रहे हैं। फिर आरोज बिल्कुल वो कत्ल के मुकदमे करने वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, और वो पुराना कोई बिल लाके देते हैं कि पता नहीं 1988 में, पता नहीं 50 साल पहले आपने जो है वो पानी का एक ये छोटा सा बिल रह गया इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, और वक्त भी नहीं दे रहे। हम अपीलों में जा रहे हैं, हम अपील करेंगे, हमारी वकला की टीम अपील कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हथकंडों से बाज आ जाएं। अगर आप कहें, वो भी नाम ले लूं 2-3 का,
जनाब ये आरओ साहब हैं औरंगजेब मंगी साहब, दूसरे आरओ साहब हैं नई मुल्ला पेचो साहब, इनकी खुदा रिश्तेदारी निकाल लें। फिर आरओ साहब हैं रसूल बख्श जुनेजो साहब, रीजनल डायरेक्टर भी हैं एग्रीकल्चर के सखर में, और भी नाम है। तो ये मैं जो 3 सबसे ज्यादा हरकतें कर रहे हैं, मैं इनके नाम ले रहा हूं, खास तौर पे सखर में, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है। मैं आपको दोबारा आजिज़ाना गुजारिश कर रहा हूं, तुम आसिफ ज़रदारी के बाप के नौकर नहीं हो, तुम हुकूमत पाकिस्तान के पब्लिक सर्वेंट हो। पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है अवाम का नौकर। हम वजीर थे, हमने हराम है जो 1 टके का भी रुपया हराम घर पे लेके आए हूं। हमारी परवरिश फर्क है, हराम की कमाई और सुअर के गोश्त में कोई फर्क नहीं होता। तुम जो ये हराम खाते हैं ना, और खुद भी खाते हैं, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाते हैं, और जिनके अल्लाह ताला सबके माँ बाप को जिंदगी दे, जो अपने माँ बाप को भी घर ला के खिलाते हैं, हराम की कमाई से हलाल का गोश्त खिलाने का मतलब है तुम उनको सुअर का गोश्त खिला रहे हो। अकल के नाखून लो, आखिर में तुम्हें जवाब अल्लाह को देना है, और इसी दुनिया में तुम जलील हो जाओगे। मैंने ये नाम 3, मैं और नाम भी ले सकता हूं, ये 3 सबसे खतरनाक है। इनको मैं क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूं? ताकि दूसरे सबक ले लें। साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं जब भी इलेक्शन हो। वैसे भी परसों मंगल के दिन हाई कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है चीफ जस्टिस साहब की, उसमें डायरेक्शन दी है सिंध हुकूमत को कि आर्टिकल 140 140 से जो आइन का है उसके मुताबिक इख्तियारात दिए जाएं लोकल बॉडीज के नुमाइंदों को, इलेक्टेड नुमाइंदों को, और डिवॉल्व किया जाए सब्जेक्ट। आपको याद है मैं एक दिन मुराद अली शाह के सीएम हाउस से उठ के चला गया था, बड़ा लोगों ने कहा जी चला गया, वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन की मीटिंग में। क्यों गया था उठ के मैं? क्योंकि ये 1 साल से कह रहे थे कि जी हम ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने इनको कहा कि एक कंडीशन पे मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं। कौम के लिए कि ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसको आप डिवॉल्व करें, हर डिवीजन का अलग बनाएं, हैदराबाद का अलग, सक्कर का अलग, मीरपुर खास का अलग, हर जगह का, कराची का अलग, हर जगह का अलग अलग आप बनाएं, लाड़काना का अलग, अलग अलग बनाएं, ताकि लोगों को लोकल तो पता हो। अभी सक्कर में कचरा पड़ा हुआ है, कंप्लेन करने वो कराची जाएगा। हाँ? फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, क्यों भाई? कराची की अलग दो, सक्कर की अलग दो। अब मुझे पता है ना, जेकाबाद में अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई कंप्लेन करने कहां जाएगा? कराची। वहां मगरमच्छ मुंह खोल के बैठा हुआ है, कंप्लेनेंट से भी ले रहा है और बिल्डर से भी ले रहा है। पूरा सूबा तबाह कर दिया इन्होंने। जितने ये इदारे थे, कराची वाटर, सिंध वाटर एंड सीवेज बोर्ड, क्यों भाई? कराची का अलग, हर शहर का अलग बनाओ, हर डिवीजन का अलग बनाओ, ताकि रीजनल पावर तो आए। डिवॉल्व करो पावर। 18वीं तरमीम पे जो तुम सीना चौड़े होकर चलते हो कि हमने कर दी, लेकिन सारी चीजें तुमने सीएम हाउस में रख दी, चीफ मुंशी बन के बैठ गए हो। सीएम का मतलब यहाँ सिंध में चीफ मुंशी है, पैसे गिनते हो जरदारी के। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शंस दी कि जब तक आप डिवॉल्व ना करें इलेक्शन ना हो। यह तक लिखा हुआ था कि जो पिछले एरर्स हैं और अगले भी जो पेमेंटें करनी है इन इदारों को, वो फौरी रिलीज किए जाएं। इंश्योर का लफ्ज लिखा हुआ है इसमें। सिंध गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट इट इज इमीडिएटली रिलीज, द फंड्स आर रिलीज। इंश्योर करें कि फौरन पैसे मिले, रिलीज करें पिछले ड्यूज। उसके बगैर, उसके बाद क्या हुआ? असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर मुराद अली शाह ने फरमाया कि जी हम एक स्पेशल कमेटी बनाएंगे। वो तो हुई 2 हफ्ते पहले नोटिफाई है, तो इलेक्शन पहले कैसे अनाउंस हो गया? एक और खबर मैं आपको दे दूं कि मैं आज खत मैंने लिख दिया है, वो अभी आपको थोड़ी देर में रिलीज हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को।
इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने के बाद आईजी सिंध कैसे बदल रहे हो? ये को जंगल का कानून है, वो एक शेर है ना कि चलाया जंगल का कानून है इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मस्जिदों मिंदर तुम्हारी सरपरस्ती में। ये जंगल का कानून है, इंसानों की बस्ती है भैया। एक कानून है पाकिस्तान का, वो तुम्हारे मतलब या मेरे मतलब पे नहीं, वो सबके लिए होता है। तो आखिर में दोबारा मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, साफ शफाफ इलेक्शन जब भी हो, पहले तो ये हाई कोर्ट की आ जाए फैसला। अगर हाई कोर्ट का फैसला इसके बरक्स हुआ, हम तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के लिए। उसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये आपको ये फैसला किया था। आरओस को मैं दोबारा कहना चाहता हूं, और मैं बाकी इदारों को भी, लॉ एनफोर्समेंट के कहना चाहता हूं, कभी आलमगीर के घर पर छापे मार रहे हो, कभी अक्ल तो पकड़ो, कभी जा रहे हो बनी गाला में पुलिस लेके, अभी शीरी मजारी को अरेस्ट कर रहे हो, फिर रात को कोर्ट खुल के मुंह की खानी पड़ी। कभी मेरे घर के बाहर भेज रहे हो स्पेशल ब्रांच वाले की, जी कब आता है कब जाता है। भाई मैं तो सामने बैठा हूं, कुछ छुपा के तो नहीं आता, तुम को डाकू हूं, मैंने कुछ चोरी की है, मैंने गलत किया क्या है, क्यों आते हो मेरे घर पूछने? तो ये हथकंडों से बाज आ जाएं। इंशाल्लाह सिंध के अंदर अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, क्योंकि सिंध की अवाम अब इमरान खान के पीछे खड़ी हो चुकी है। वजीर दाखिला दोनों के साथ बोला, वो कहते हैं कि अगर इजाजत मिल जाए तो इमरान खान को भी गिरफ्तार करें। वो किसकी इजाजत मिल जाए उन्हें? आप क्या समझते, किसकी कह रहे हैं? आपका भी जवाब भी पूछ लें। जब इस मुल्क का वजीर दाखिला वो बनेगा जिसके ऊपर पता नहीं 20-22 कितने मर्डर के केसेस हैं, खुद मर्डर के केसेस उस पर बने हुए हैं, तो उसके मुंह से इस तरह की अहमकाना बातें निकलेंगी। तुम वजीर दाखिला हो, हिम्मत है तो करके दिखाओ। साहब, पीटीआई इंतखाबात चाहती है, अच्छी बात है, और बंदे अपने इंतखाबात के लिए भी उम्मीदवार इस वक्त तैयार है। लोग जानना चाहते हैं कि पीटीआई की जब हुकूमत थी तो पीटीआई ने सिंध के लोगों को क्या दिया? सियासतदान अक्सर तकरीर करके लोगों को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, अमली तौर पर क्या किया? देखें, जब ये सहाफ़ी एक सवाल पूछता है ना, तो मैं फिर सहाफ़ी से सवाल पूछता हूँ। जब एक आम आदमी सवाल पूछता है ना, जिसको ज़्यादा इतने कानून का और सब चीज़ों का पता नहीं है, तो फिर और बात होती है, समझा ले। लेकिन जब सहाफ़ी सवाल पूछता है, चले आपके सवाल की वजह से मैं पूरी कौम को दोबारा बता दूँ। 18वीं तरमीम के बाद जो जितनी कलेक्शन होती है ना, वो सारा का सारा पैसा सूबों को चला जाता है। पुलिस सूबे के अंदर है, एजुकेशन सूबे के अंदर है, हालात देख लें आप माशाल्लाह। हेल्थ सूबे के अंदर है, अस्पतालों के BHU RHU के अस्पतालों के हालात देख लें, लाड़काना में जाके देख लेना। कोई अपने बच्चों को, ये अपने घर के कुत्ते वहाँ नहीं इलाज करवाने लेके जाएं, जो खुद तो चले जाते हैं बाहर, लंदन चीख भी आ जाए तो, और समझते हैं कि हमारे सिंधी भाई बहन उधर जाके तकलीफ बर्दाश्त करें। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, जैकाबाद में आप में से कोई जाके करा ले। हेल्थ इनके अंडर है, बेसिक रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, गली नाले, सूवेज सिस्टम, पानी का निज़ाम, ये इनके अंडर है, यानी कि सूबों के अंडर है। ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम सूबे के अंडर है, और इस सब के इनको पैसे मिलते हैं। एक कहलाती है चीज़ NFC अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन, पता है ना आपको। उसके बाद सूबों का काम होता है PFC कराना। ये आपको पता है कि 15 साल से ये हुकूमत में है, और 15 साल से यानी 2008 से सिंध में PFC अवार्ड ही नहीं हुआ। सवाल तो ये बनता है कि ये पैसा गया किधर? जो पैसा देखें, फेडरल गवर्नमेंट जो अभी कराची की ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई, K4 का मंसूबा फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, कराची सर्कुलर रेलवे फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, नाले साफ करवा रही है फेडरल गवर्नमेंट, नाले पक्के करवा रही है, बनवा रही है, महमूदाबाद नाला है, वो गुजर नाला, औरंगी नाला, फेडरल गवर्नमेंट, ग्रीन लाइन बना रही है फेडरल गवर्नमेंट। इनसे 6 किलोमीटर की ऑरेंज लाइन या पता नहीं रेड लाइन जो भी है, वो 6 किलोमीटर की उन्होंने वो नहीं बनाई। कराची जैसे शहर में जो काम कर रही है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। सवाल इनसे पूछेंगे इन्होंने क्या किया है। इसीलिए अच्छा, अब
हेल्थ कार्ड, क्या सिंध में पाकिस्तानी नहीं रहता? इंसान नहीं रहता? बीमार नहीं होता कोई? पंजाब में और केपीके में जहां जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, शनाख्ती कार्ड आपका हेल्थ कार्ड बन गया। कोई खुदा ना खास्ता बीमार हो, अपनी मर्जी के अस्पताल में चला जाए, इलाज करवा ले, 10 लाख रुपए तक की गवर्नमेंट इंश्योरेंस दे रही है। हमने इनको भी कहा, सूबा सिंध को, कि एक फेडरल गवर्नमेंट का छोटा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा सूबे का है, करें। इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया सिंध के मेरे बाशिंदों के लिए ये काम? क्यों हेल्थ कार्ड नहीं दिया? ये कुछ सवाल इनसे पूछे ना, कि किसी की बीमारी में किसी की दुआई मिल जाएगी तुम्हें। कितनी बददुआएं तुमने जमा की, कोई दुआ भी ले लो किसी से, गरीब आदमी से, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो कहाँ, मुझे पता है खैबर पख्तूनख्वा में 8-8.5 साल हमारी हुकूमत रही, 5 साल पहले और 3.5 साल ये। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, चलें मेरे साथ, वहां का BRT देख लें पेशावर का, फिर लाहौर का भी कंपेयर करके देख लें। हालांकि वो प्रॉफिटेबल है BRT, सब्सिडी नहीं मिल रही पेशावर वाले में, महंगा बना है, लेकिन एक तरीके से बड़ा भी ज्यादा बना है, कनेक्टिंग पॉइंट्स भी ज्यादा हैं, एक प्रोसेस के थ्रू बना, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू, तो कोई इशू नहीं हुआ। जो पंजाब में नून लीग ने जो वो काम किया है, मोटरवे और ये जो बना के वो जो माल बनाया जिससे सारे हेवनफील्ड के अपार्टमेंट्स बनते हैं, और यहाँ आसिफ जरदारी साहब जो इसको लूट के बाहर प्रॉपर्टियां बनाते गए लंदन में और अमेरिका में, उसमें केस क्यों नहीं उठाते? चलो, उसने तो प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की, सारे पाकिस्तान को पता हुआ है, डेट पे डेट लग रही है, वो उसी पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देखें, ये इन्होंने अपनी नाक के आगे और अपने जो हवारी मवारी कुछ रखे हुए बूट पॉलिशर, उससे आगे नहीं सोचना। ये कोई अवाम की इसको कोई फिक्र नहीं है। शिकवा ये है कि आपने इंतखाबात से कबल रिफॉर्म की बात की थी, इदारों को मजबूत करने की बात की थी, कानून की बालादस्ती की बात की थी। अब आप खुद ही इस वक्त शिकायत कर रहे हैं 3.5 साल हुकूमत में रहने के बाद भी मसाइल हल नहीं हुए, तो ये मसाइल किस तरह हल होंगे? रिलीफ कैसे मिलेगा? मैंने आपको बताया अपनी गुफ्तगू के पहले हिस्से में कि सारे काम जो हमने किए और इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह जनरेट हो गई। जाके एक लैंड क्रूजर खरीद लेना भाई, आप 3 करोड़ की खरीद सकते हैं। मैं तो नहीं खरीद सकता भैया। क्यों नहीं खरीद सकते यार? शौक तो है ना भाई, वसाइल होंगे तो करेंगे ना। जिसके पास जो वसाइल है वो अपनी उसी तरह काम करता है ना। तो जो हमारे पैसे होते हैं नेशनल NFC के बाद, वो सूबा सिंध को मिलते हैं, पंजाब को मिलते हैं, बलूचिस्तान को मिलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को मिलते हैं। तो वो सूबाई हुकूमत का काम है, पैसे उनके पास, काम हम करें। भाई आप हमसे काम करवा लो और इतने पैसे हम NFC से आपके हिस्से के काट देते हैं, चलो हम कर देते हैं काम। पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं और इतना काम करना है, वो उस पैसों में जो बच जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो सिर्फ मुश्किल से पूरा होता है इतना कि जो सूद लिया हुआ है पिछली हुकूमतों ने पिछले 40 साल में, उसकी सिर्फ और जो कर्जा लिया हुआ है उसका सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही उसकी बराबर हो सके। आप डिफॉल्ट में चले जाएंगे। क्यों गिर रहा है रुपया? 200 रुपये में क्यों आगे गिरते चला जा रहा है? उसकी वजह यही है, कि आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। हमने इंपोर्ट 28% कम की, एक्सपोर्ट कितने फीसद बढ़ा दी। ऐसा ऐसा ये चीज़ें ठीक हो रही थी और हो जाती और होने की तरफ जा रही थी। लेकिन ये कुछ बैरूनी साजिशों को, जिनके बैरूनी ताकतों को, जिनके अंदरूनी यहाँ लोग फंडर्स बैठे हैं जिनकी सारी प्रॉपर्टियां बाहर हैं मुल्क से, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। उनके सियासी मौत नजर आ रही थी उनको। साहब आप ये बताएं, सर अभी इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और फौरी तौर पे इलेक्शन और असेंबली का, तो इमरान खान के पास भी उस वक्त था, अगर वो मतलब अदम एतमाद से पहले अगर वो इस्तीफा दे के और असेंबली तहलील करके इलेक्शन का ऐलान कराते तो ये नौबत ही नहीं आती। देखें, इमरान खान एक खुददार इंसान है, ईमानदार इंसान है, खिदमतगार इंसान है, गरीब का दर्द रखने वाला इंसान है, सब कुछ है, नजूमी नहीं है, गैब का इल्म नहीं है, ये मैं गारंटी करता हूँ। विजनरी है, गैब का इल्म उनके पास नहीं है। तो ये तो नहीं पता था कि कितने लोग हमारे उधर बिक रहे हैं। हमें तो नहीं पता था कि ये जो MQM जो है वो उनके सारे काम हुए और वो भी
पता नहीं किस चक्कर में वहां चले जाएंगे। तो ये पता तो नहीं था, हम इनसे नेगोशिएट तो करते रहते ना आखिरी वक्त तक। तो बस ये देखिए आपका जो लॉन्ग मार्च है पुरअमन होगा, पुरतशद्दुद होगा, और कब तक आप ये अपना लॉन्ग मार्च धरना जारी रखेंगे, ये बताइए जरा। मुल्क के हालात हमने मुझे 24-25 जितने साल हो गए, तो 1999 में मैं पीटीआई में आया, 2001 से सिर्फ एक्टिव हुआ, तो 2018 तक तो हमने ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स की ना, धरने किए, 126 दिन का धरना तहरीक इंसाफ का था, लॉन्ग मार्च किया, सब कुछ किया, कभी कोई पत्ता तोड़ा हमने कोई तशद्दुद किया? हमारे पे तशद्दुद जरूर हुआ। हमारी हुकूमत में कितने लॉन्ग मार्च हुए, कभी ये निकल रहा है, कभी वो निकल रहा है, कभी मौलाना आ रहा है, कभी मौलाना जा रहा है, पता नहीं क्या तमाशा लगाया हुआ है। हाँ, हमने तो कहा करो, हम जमहूरी लोग हैं, हमें नहीं डर लगता। आपका ये जमहूरी हक है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, अमन के साथ अगर आप एहतजाज करते हैं बगैर किसी वायलेंस के करें, तो हम तो नॉन वायलेंट लोग हैं। और खाली हम नहीं, पूरी कौम ही निकल रही है। ये देखें, तहरीक इंसाफ का एक होता है ओहदेदार, एक होता है वर्कर, एक होता है सपोर्टर। अभी सपोर्टर की तादाद तो पूरे मुल्क की बन गई है और पूरा मुल्क ही निकल रहा है। मैं एक बड़े मियाँ से मिला, उम्र रसीदा शख्स थे कराची में, पापोश नगर में, जो कि हार्ड कोर, यहाँ से खालिद मकबूल सिद्दीकी जीता हुआ। वो मुझे कहने लगे, बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे माथे पे प्यार किया, मैं वॉक कर रहा था हेड फ्लाई, उन्होंने कहा कि भाई 50 तो मैं लेके जाऊंगा, मैं जो कुछ भी मेरे पास है, मेरी 50 आदमी की है, जैसे मर्जी होगा टिकटें मैं खरीदूंगा, मैं लेके जाऊंगा। ये जज्बा है कौम का। मेरे ख्याल में वो उनकी उम्र इतनी होगी कि जब 1947 में भी शायद वो जिंदा हूँ। उम्र रसीदा शख्स थे, इज्जत से मुझे बड़ा, मेरी आंखों में आंसू आए सुनते हुए कि देखें ये भी कह रहे हैं कि जी, और हार्ड कोर उर्दू स्पीकिंग इलाके में, मैंने हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वालों में से, उन्होंने कहा मैं 50 लेके जाऊंगा, जितनी मेरी औकात है उससे बढ़ के। कौम वहां चली गई है और ये इनको समझ नहीं आ रही। ठीक हो गया जी, थैंक यू सर। अच्छा किया।